हेलो क्लास 10th। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का पेपर भी अच्छा हो रहा होगा। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, आ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग 10 कूलाम चार्ज। ठीक है, एक 10 कूलाम का चार्ज है जिसको हमको मूव करना है। कहाँ से कहाँ तक मूव करना है? तो देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है। कोई एक पॉइंट है ए, वहाँ से हमको उस 10 कूलाम चार्ज को लेके आना है, पॉइंट बी तक लेके आना है। ठीक है, लेकिन उस चार्ज को लेके आने में हमको काम कितना करना पड़ रहा है? तो 150 जूल वर्क हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ़ द पोटेंशियल इज एट ए, अगर ए का पोटेंशियल कितना वोल्ट हो? 50 वोल्ट हो। ए का पोटेंशियल 50 वोल्ट हो तो बताना है आपको कि तो पोटेंशियल बी पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है ना, उसी को उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है, तो वो ये क्वेश्चन में आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। सोल्यूशन देखिए क्या है इसका। देखिए कह रहा है कि एक पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, कह रहा है कि एक पॉइंट ए से बी तक किसी भी चार्ज को, और वो चार्ज कितने कूलाम का है? 10 कूलाम का चार्ज है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है कितने कूलाम का? 10 कूलाम का, और ये पॉइंट कहाँ रखा हुआ है? ए पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इस चार्ज को हम उठा के एक किसी दूसरे पॉइंट बी तक लेके आ रहे हैं। ठीक है, और बी तक लेके आने में अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो हमको मालूम है कि कितना काम करना पड़ रहा है हमको? 150 जूल वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, 150 जूल काम करना पड़ रहा है। ठीक है, कह रहा है तो अगर ए वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना हो? 50 वोल्ट हो। ठीक है, ए का पोटेंशियल कितना हो? 50 वोल्ट हो, तो बी का जो पोटेंशियल होगा वो हमको क्या करना है? आपको पता करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सॉल्यूशंस देखते हैं। आपको मालूम है कि जो पोटेंशियल के जो पोटेंशियल के लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं V = W बाई में Q। ठीक है, V = W बाई Q, जहां W क्या होगा? वर्क होगा, और Q क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, और चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलाम। तो जूल पर कूलाम, या इसी को हम लोग किसके नाम से लिख लेते हैं? वोल्ट के नाम से लिख लेते हैं। ये तो इसके यूनिट की बात हो गई। ठीक है, तो V का फार्मूला होता है, V का फार्मूला होता है W बाई Q, लेकिन यहाँ पे दो वोल्टेज है। एक वोल्टेज जो है वो पोजीशन A का है, और एक वोल्टेज जो है वो पोजीशन B का है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया है कि जो वोल्टेज होता है ना, जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वो किसके लिए डिफाइन किया जाता है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो अब एक बात बताइए आप कि यहाँ पे अगर दो पॉइंट हैं तो आप बता सकते हैं कि ए वाले पोजीशन पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बी वाले पोजीशन पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा? तो देखिए हमेशा इनफाइनाइट पे जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है। अब एक बात बताइए कि अगर हम इनफाइनाइट से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लेके आएंगे तो ये पॉइंट पहले पड़ेगा, ये पॉइंट बाद में पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ से अगर कोई चार्ज यहाँ इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, कोई चार्ज यहाँ पे इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, और इनफाइनाइट से इस ए तक लेके आएंगे और इनफाइनाइट से बी तक लेके आएंगे, तो किस पोजीशन तक लाने में आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा? तो डेफिनेटली हमको दिखाई पड़ रहा है कि इस चार्ज को अगर ए तक लेके आएंगे तो कम काम करना पड़ेगा, और इसी चार्ज को बी तक लेके आएंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ए पोजीशन जो ए है वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा और बी वाले पोजीशन में पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो वही बात है कि अगर हमको यहाँ और यहाँ के बीच में जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे लगाएंगे हम लोग इसको। तो वोल्टेज का डिफरेंस कैसे निकलेंगे? तो लिखेंगे, देखिए बी पे पोटेंशियल ज़्यादा है, ए पे पोटेंशियल कम है, तो हम लोग लिखेंगे VB माइनस VA। पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट ए दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? वर्क अपॉन चार्ज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो होता है, ये भी एक फार्मूला है, ये भी फार्मूला आप याद रखेंगे, और ये भी फार्मूला है। V = W बाई Q लिखें, या पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं, VB माइनस VA = W बाई Q। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। देखिए अब आपको वैल्यू पता है कि हमको मालूम है कि A पे पोटेंशियल कितना है? 50 वोल्ट। तो VB को ऐसे ही रहने दीजिए, A की जगह कितना रखेंगे? 50 वोल्ट रखेंगे। अच्छा ये चार्ज कितना है? 10 कूलाम का, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में काम कितना करना पड़ रहा है? तो 150 जूल वर्क करना पड़ रहा है। तो वर्क की जगह 150 रखेंगे, और नीचे चार्ज कितना है? 10 कूलाम का चार्ज है, तो 10 हमने रख लिया। ठीक,
कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 बचेगा। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 पहले से है और ये 15 जो है 50 जो है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो अब कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। इसका मतलब एक बात कंफर्म हो गई कि V पे जो पोटेंशियल होगा वो 65 होगा, लेकिन यूनिट भी तो लिखना है, तो 65 क्या, वोल्ट। ठीक है, तो ये पूछा था आपको कि V पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन पहला वाला जो हो गया वो सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए पूछा क्वेश्चन है, क्या क्या पूछा है, ठीक है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। हम यहाँ पे लिख लिए कि किसके किसके बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए किसके बारे में जानना जरूरी है, अमीटर के बारे में जानना जरूरी है। तो अमीटर का साइन कैसा होता है, तो अमीटर का साइन ऐसे ही बनाते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये अमीटर का साइन हो गया। ठीक है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछा है, तो गैल्वेनोमीटर का साइन कैसा होगा, ऐसे G लिखेंगे बीच में और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद हम वोल्ट मीटर की बात करते हैं, तो वोल्ट मीटर को ऐसे ही लिखेंगे, V से लिखेंगे, एक तरफ पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर किस चीज को रीड करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अमीटर होता है ना, अमीटर ये करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करता है कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, ये कौन मेजर करता है, अमीटर मेजर करता है। वहीं गैल्वेनोमीटर जो है ना वो डिटेक्ट करता है करंट को, करंट का डिटेक्शन करता है कि करंट फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो अगर करंट को डिटेक्ट करने के लिए पूछेगा कि कौन डिटेक्ट करता है, तो गैल्वेनोमीटर, और कहेगा करंट की मेजरिंग कौन करता है, तो अमीटर करता है। और ये वोल्ट मीटर क्या करता है, तो वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करता है। ठीक है, वोल्टेज को मेजर करता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि अमीटर, गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर जो है वो जो हमारी जो सर्किट होती है, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होगी, उसमें किस कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं, मतलब कि सीरीज और पैरेलल दो तरीके का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़े हैं। तो अमीटर जो होता है वो हमेशा जो हमारी सर्किट है उसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाएगा। ठीक है, अमीटर जो है वो सीरीज में जोड़ा जाता है हमेशा। ठीक है, और वहीं अगर वोल्ट मीटर पूछेगा तो वोल्ट मीटर का जो है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर को पैरेलल जो है वो सर्किट के साथ पैरेलल में कंबाइन किया जाता है, वहीं अमीटर को किसके साथ किस में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि अमीटर और वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अमीटर को जोड़ा जाता है सीरीज में और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पैरेलल। ठीक, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक सर्किट डायग्राम दिया गया है। देख लीजिए सर्किट डायग्राम में ये आपके रेजिस्टेंस हैं, ये रजिस्टर लगा हुआ है, कितने ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये है 8 ओम, 12 ओम, 7.2 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। इन सभी रजिस्टर को हम लोगों ने एक 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये बैटरी करंट फ्लो करेगी, करंट फ्लो किधर करेगी, प्लस से माइनस की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन होगी। ऐसे करंट यहाँ जाएगी, रजिस्टर में होते हुए फिर से निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जो इसका आर टोटल है, इस पूरे सर्किट डायग्राम का, जो आपके पास डायग्राम है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, या दोनों कह सकते हैं कि आर टोटल रेजिस्टेंस कह लीजिए और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह लीजिए, दोनों बात सेम है। ठीक है, वहीं और दूसरा क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में तो ये हो गया, दूसरा पार्ट क्या है इसका कि आई टोटल, कितनी टोटल करंट फ्लो होगी, ये भी पूछा है। और तीसरा कह रहा है वैल्यू ऑफ वी, वी का मतलब कौन सा वी, जहां पे ये वी आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये इसका मतलब कि 7.2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वी लिखा हुआ है, तो वी को फाइंड करना है, टोटल सर्किट का कितना रेजिस्टेंस होगा उसको फाइंड करना है, और इस रेजिस्टेंस की वजह से ये बैटरी इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो करवाएगी वो हमको पता करना है। तो अच्छा एक बात यहाँ पे हम बता दें आपको कि बैटरी के ऊपर ना इन सब के वजह से जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसी के हिसाब से ये करंट फ्लो करेगी। ये नहीं कि सबको अलग अलग, ये क्या काम करती है बैटरी ना, कि ये काम करती है कि ये चेक करती है कि मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इन तीनों रेजिस्टेंस की वजह से इस बैटरी पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है उसके हिसाब से ये करंट फ्लो करेगी। ठीक है, तो सबसे जरूरी बात है कि अगर आपको आई टोटल निकालना है तो पहले हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में टोटल रेजिस्टेंस है कितना सर्किट का, फिर उस टोटल रेजिस्टेंस के हिसाब से बैटरी करंट को फ्लो कर देगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आर टोटल निकालते हैं। ठीक है, तो आर टोटल निकालने के लिए देखिए आपको पहले दिखाई पड़ रहा होगा कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, 1 जो 8 ओम है और 12 ओम है, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। तो आपको मालूम है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो 1/RP, P का मतलब
पैरेलल जो है ना कनेक्शन है वो पैरेलल है, जो है पैरेलल में जोड़े गए हैं दोनों रेजिस्टेंस 8 ओम और 12 ओम। तो 1/RP का फॉर्मूला क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। दो ही रेजिस्टेंस हैं, अगर दो से ज़्यादा होते तो हम लोग और आगे भी लिखते, लेकिन दो ही रेजिस्टेंस हैं इसलिए हम लोग 1/R1 प्लस 1/R2 तक ही लिखेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो 1/R1 का मतलब हो गया 8 प्लस 1/R2 का मतलब क्या हो गया 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे। ये 1/RP की वैल्यू आई है, लेकिन नहीं, हमको RP की वैल्यू चाहिए, मतलब कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों की वजह से कितना आएगा। तो ये 1/RP है तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो हमको RP मिल जाएगा। ठीक है, तो RP मिल गया कितना 24/5। आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 ओम आ जाएगा। 5 4 20 और 5 8 40। ठीक है, 4.8 ओम, मतलब इन दोनों की वजह से कितना रेजिस्टेंस होगा 4.8 ओम। तो क्या हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो हमारा कितना आया है, वो आया है 4.8 ओम आया है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आया था पैरेलल की वजह से। ठीक है, आरपी की वैल्यू 4.8 ओम हो गई। अब कंडीशंस क्या है कि ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ना, ये दोनों रेजिस्टेंस ये दोनों अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए हैं। तो अगर सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या है, तो दो ही बचे। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज में दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो R1 प्लस R2 कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगर दो रेजिस्टेंस है तो दो और ज़्यादा होते तो उसको भी हम लोग क्या कर लेते, ऐड कर लेते। चलिए ऐड करते हैं, तो कितना हो गया R1 7.2 प्लस 4.8। ठीक है, 7.2 ओम लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 ओम। ठीक है, 12 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया भाई 12 ओम आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि पहले वाले पार्ट का हमको आंसर मिल गया है कि पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 12 ओम होगा। इसका मतलब इस बैटरी को रेजिस्टेंस जो फील होगा, जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 12 ओम। तो 12 ओम मिलेगा तो ये बैटरी 12 ओम के हिसाब से ही करंट को फ्लो करेगी। अब हम करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 ओम, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि कितना करंट फ्लो होगा। तो आपको मालूम है ओम्स लॉ से क्या होता है, V = IR, ये फार्मूला होता है ओम्स लॉ से, V = IR। अब आपको मालूम है कि बैटरी का वोल्टेज कितना है। ठीक है, और टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस हम लोग लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे, मतलब पूरे सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस आया उसी के हिसाब से बैटरी करंट को फ्लो करेगी। चलिए V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट है, I हमको पता करना है। ठीक है, और R इक्विवेलेंट कितना आया है 12 आया है, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ट्रांसफर कर लीजिए 6/12 दैट इज 1/2। ठीक है, 1/2 को लिखेंगे हम लोग 0.5 क्या एम्पियर। इसका मतलब करंट जो निकलेगी बैटरी से वो 0.5 एम्पियर की करंट निकलेगी। ठीक है, ये तो करंट हमको पता चल गया कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगी। तो यहाँ से जो करंट आएगी वो 0.5 एम्पियर की आएगी, और यहाँ पे आने के बाद इस वाले रेजिस्टेंस से कितनी करंट फ्लो होगी, जो यहाँ से आ रही है, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस से भी 0.5 एम्पियर की ही करंट फ्लो होगी। लेकिन ये करंट आगे जब जाएगी ना, तो यहाँ पे आप ध्यान करिए, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे थे। जब हम लोगों ने इसको निकाला था, देखा था, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे थे ऐसे। ठीक है, दो रेजिस्टेंस लगे थे, और एक था 8 ओम का और दूसरा था 12 ओम का। ठीक है, 8 ओम और 12 ओम। तो जो करंट यहाँ से बह के आ रही है, जो फ्लो होकर आ रही है 0.5 एम्पियर की, यही करंट इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगी, लेकिन आगे जाएगी ना, तो आगे इसके पास दो रेजिस्टेंस हो जाएंगे। दो रेजिस्टेंस का मतलब एक ऊपर एक नीचे। तो ये करंट ना अपने आप को डिवाइड कर लेगी, कुछ जो 0.5 की कुछ वैल्यू है वो इधर चली जाएगी और कुछ वैल्यू इधर चली जाएगी। ठीक है, 0.5 एम्पियर इसमें फ्लो होगा, लेकिन आगे वाले में करंट जो है वो डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है तो डिवाइड हो गई। अच्छा, ये दोनों अगर सेम रेजिस्टेंस होते तो हाफ करंट दोनों में डिवाइड हो जाती, लेकिन एक रेजिस्टेंस ज़्यादा है, दूसरा रेजिस्टेंस कम है, तो करंट भी एक थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। वो आगे अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग देखेंगे किसमें कितनी करंट फ्लो होगी, पूछेगा तो ये कंडीशन, फिर ये I1 I2 निकल के फिर इधर फिर आपको 0.5 एम्पियर की करंट मिल जाएगी, इधर से बाहर निकल जाएगी। तो ये करंट हमको पता चल गया कि इस सर्किट में 0.5 एम्पियर की करंट बैटरी फ्लो करेगी। ठीक, अच्छा, अब हमसे पूछ रहा है कि एक बात बताइए कि ये जो 7.2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके पास वोल्टेज
कितना होगा, कितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो फिर से वही कंडीशंस, अब फिर से हम ओम्स लॉ लगाएंगे, लेकिन कंडीशंस में इसमें क्या रखेंगे, आपको V = IR मालूम है, ठीक है। हमको कहाँ का वोल्टेज पता करना, हमको इस पार्ट का वोल्टेज पता करना, ये रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज का डिफरेंस है वो पता करना है। तो चलिए यहाँ तो सारी बातें यहीं के लिए होंगी, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस कितना है, तो 7.2 ओम है, तो रेजिस्टेंस 7.2 ओम, ठीक है। यहाँ पे करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसी रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो 0.5 एम्पियर। तो बस दोनों वैल्यू हमको पता है, इसका मतलब I की जगह रखना है 0.5 और R की जगह कितना रख देना है 7.2 रख लेना है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा V = कितना वोल्ट आया है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये कहाँ का वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है, ठीक है। अगर यहाँ का वोल्टेज पूछता तो हम लोग यहाँ के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते। बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन जो था, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कुछ वायर है और मतलब एक वायर है, उसकी कुछ लेंथ है और उसकी कुछ मोटाई है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि कोई भी मेटेलिक वायर होगा उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम इस तार को खींच दें, इसके तार को क्या कर दें, खींच दें, और खींच के इसकी लेंथ को पहले जितनी लेंथ थी उससे डबल कर दें, ठीक है। चलिए इस तार को हम लोगों ने खींच लिया और खींच के इसकी लेंथ को क्या कर दिया, जितनी इसकी लेंथ थी उससे डबल कर दिया। मान लीजिए पहले 2 सेंटीमीटर थी या 2 मीटर थी, तो उसको 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर कर लिया गया है, इस तरीके से। तो जाहिर सी बात है, अच्छा एक बात बताइएगा आप कि जाहिर सी बात है कि अगर इस तार को आप खींचेंगे तो ये तार पतला होगा। इसका मतलब कि पहले जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया रही होगी उससे जब खींच देंगे हम इस तार को तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगी तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि जो नया रेजिस्टेंस होगा तार का वो कितना होगा, क्या पहले ही इतना होगा कि कुछ कम हो जाएगा या कुछ ज़्यादा हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, कंपेयर करना। देखिए लिखा हुआ है कि कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो चलिए आपको मालूम है रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, जो सॉल्यूशन देख लीजिए, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है। आपको मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक। अब एक बात बताइए, पहले तार की लेंथ ज़्यादा है कि बाद में तार की लेंथ ज़्यादा होगी, तो बाद में तार की लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जब हम तार को खींचते हैं ना, खींच के लंबा करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब कि मोटा जितना ज़्यादा तार होगा, ठीक है, उतना उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर तार मोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा, और स्पेस मिलेगा तो आराम से चल सकते हैं उस वायर में, इलेक्ट्रॉन जो है वो आराम से दौड़ सकते हैं। इसलिए मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है, और पतले तार में, मतलब पतला तार है तो जो उनको स्पेस मिलेगा, इलेक्ट्रॉन को चलने का जो स्पेस है वो कम है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब इन दोनों को मिला के हम लोगों ने एक फार्मूला देखा है कि R = रो L/A, ठीक है। अब रो क्या है, तो रो तो डिपेंड करता है मटेरियल पे कि आपने मटेरियल किसका लिया है, ठीक है। मटेरियल क्या है, जैसे अगर कॉपर है तो कॉपर का जो रो है, रेजिस्टिविटी है वो अलग होगा, एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी अलग होगा, सिल्वर का रेजिस्टिविटी अलग होगा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आप क्या क्या चेंज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या चेंज कर रहे हैं। तो पहले एक तार था उसको खींच के लंबा कर देंगे तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। जब लंबा करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले मोटा था पतला हो जाएगा, तो ये चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या मटेरियल चेंज हुआ है? नहीं, मटेरियल चेंज ही नहीं हुआ है। और जब मटेरियल नहीं चेंज हुआ है तो क्या इसका रो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। इसका मतलब इसकी भी रजिस्टिविटी, पहले वाले वायर की रजिस्टिविटी भी क्या होगी? रो होगी। पहले वाले के लिए भी रजिस्टिविटी रो होगी और दूसरे वाले की भी रजिस्टिविटी रो ही होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि मटेरियल चेंज हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि ये फार्मूला आपको मालूम है R = रो L/A। इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग ये सारा काम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि एक बात बताइए कि अगर हम तार को खींचे, मोटा करें या पतला करें, इससे उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ने वाला है। तो हम मान लेते हैं कि तार की इनिशियल लेंथ जो थी वो L थी और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया शुरू में था वो A था।
ठीक। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, शुरू में जो क्रॉस सेक्शन एरिया था उसको हम लोग A1 कह दे रहे हैं, ठीक है। ठीक, अब हम क्या काम कर रहे हैं कि खींच के तार को खींच के लंबा कर दे रहे हैं, तो लेंथ डबल हो जा रही है, डबल कर देना है लेंथ को, तो अब कितना हो जाएगा, L की जगह 2L हो जाएगा। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 हो जाएगा। शुरू में इनिशियल एरिया A1 है और फाइनल एरिया A2 मान लिया क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जाहिर सी बात है आपको ये तो मालूम ही है कि तार पतला हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कि इनके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर हम इनिशियल वैल्यू निकालना चाहें, तो वैल्यू का फार्मूला क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया या बेस एरिया इंटू उसकी हाइट या लेंथ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया जो है वो कितना है, तो इस वाले एरिया को हम लोगों ने क्या माना है, A1, इनिशियल एरिया को A1 माना है। तो इनिशियल एरिया जो है A1 और इसकी जो हाइट या लेंथ कह लीजिए वो क्या है, L, तो ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा। वैसे ही अगर हम फाइनल वैल्यू निकालना चाहें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये बेस एरिया, तो इसका बेस एरिया कितना है, A2 है, और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे या लेंथ से, तो कितना है, 2L है। इसको लिख सकते हैं 2A2 इंटू L, ये फाइनल वैल्यू आया है। और आपको मालूम है कि तार को खींच के लंबा करें या पतला करें, उसके वैल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वैल्यूम सेम रहेगा। तो अगर वैल्यूम सेम रहेगा तो हम दोनों को वैल्यूम को बराबर कर सकते हैं कि V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल। तो V इनिशियल और V फाइनल तो 2A2 इंटू L, ठीक है, या V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। VI इक्वल टू V लिख लीजिए या V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनल कितना है, 2A2 इंटू L है, और इनिशियल कितना है, A1 इंटू L है, ठीक है। तो एक बात बताइए कि आप यहाँ से L से L कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2A2 इक्वल टू A1 बचेगा, ठीक है। तो A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 बाई में 2 आ जाएगी। इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये पता चल रहा है कि जब हम तार की लेंथ को डबल कर देंगे ना, तो जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो हाफ हो जाएगी। दो चीजें हमको पता चल चुकी हैं कि लेंथ जो है डबल हो गई है और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उसके रेजिस्टेंस पे भी फर्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो रहे हैं। और हमने अभी ये फार्मूला जब लिखा था R इक्वल टू रो L अपॉन में A, तो लेंथ और एरिया दोनों चेंज हो रहे हैं, लेकिन मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है। मटेरियल तो सेम है ना, तो मटेरियल सेम है तो रो तो चेंज होगा नहीं। चेंज क्या होगा, R और L, और R और L चेंज होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही। तो चलिए अब हम लोग एक चीज तो पता कर चुके हैं कि जो एरिया है वो क्या हो गया है, पहले से हाफ हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लिखेंगे इनिशियल रेजिस्टेंस। शुरू में रेजिस्टेंस कितना था, तो शुरू में इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसकी रेजिस्टिविटी को हम लोगों ने रो कहा है और इसकी लेंथ को L कहा है, और क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कहा है, A1। क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कहा है, A1, ठीक है। पहले वाली क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर आपको फर्स्ट डाल लेना है, ठीक। फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो एक बात बताइए कि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है तो फार्मूले से रो तो रो ही रहेगा। फिर उसके बाद लेंथ लानी है, तो लेंथ कितनी हो चुकी है, पहले से डबल हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू L लिखेंगे। और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कितना हो गया है, तो A2, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2। लेकिन एक बात बताइए, A2 की जगह आप A1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो दोनों को डिवाइड करोगे आप, और जब दोनों को डिवाइड करोगे तो कैंसिल होना चाहिए ना टर्म, तो इसीलिए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो इंटू 2L अपॉन में A2 की जगह क्या लिख लेंगे, A1 बाई में 2, तो A1 अपॉन में 2 लिख लिया, 2 ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब R फाइनल आप लिख सकते हो 4 रो L अपॉन में A1, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड कर दीजिए। तो कंपेयरिंग करने के लिए हम लोग R इनिशियल को ऊपर रखेंगे, R फाइनल को नीचे रखेंगे। इनिशियल है कितना, रो L अपॉन में A1 है, अपॉन में नीचे कितना है, 4 रो L अपॉन में A1 है, ठीक है। अब देखिए कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल, A1 से A1 कैंसिल। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा RI अपॉन में RF की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1 अपॉन में 4, 1/4। तो हमको RF चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से RF की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, RF की वैल्यू मिल जाएगी 4 इंटू RI। इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा ना वो इनिशियल रेजिस्टेंस से कितना टाइम्स ज़्यादा होगा, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। और ज़्यादा क्यों हो रहा है ये आप समझ पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि लेंथ बढ़ गई है, और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो चुका है, और कम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया तो रेजिस्टेंस तब भी बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि R इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। आर किस पे डिपेंड करता था, तो देखिए किस पे डिपेंड करता है, तो आर जो डिपेंड करता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, आर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, आर जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है, ठीक है, मटेरियल जो आपने वायर बनाया वो किसका है, किसी की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो ये आर मटेरियल पे, अच्छा आर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, आर जो होता है ना वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, आर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना किसी भी वायर में, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी सर्किट में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम होने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत कम टेम्परेचर कर दिया जाए, अगर बहुत कम टेम्परेचर पे ना उनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, मतलब कि वो उनकी जो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। तो ये भी कंडीशंस है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि पहला वाला क्वेश्चन में पूछा था कि कंपेयर करिए कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो हमको मिल गया है कि फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो इनिशियल रेजिस्टेंस से ज़्यादा ही होगा, 4 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, एक 5 सेंटीमीटर ऊंचा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और उस जो कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू है वो 30 सेंटीमीटर है। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, पहले क्या क्या दिया हुआ है ये भी लिख लेंगे, और क्या क्या हमसे जानना चाहता है ये भी हम लोग लिखेंगे। तो चलिए कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर की हाइट है। इसका मतलब देखिए क्या दिया हुआ है कि इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हाइट है ना किसकी, ऑब्जेक्ट की। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, वो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, डिस्टेंस पे रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कहीं मिरर और लेंस पढ़ लीजिएगा, नहीं पता चला मिरर वाले में लेंस का फार्मूला लगा के चले आए और लेंस हो तो मिरर वाला फार्मूला लगा के चले आए, ध्यान भी रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, ये कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, u की वैल्यू हो जाएगी 10, और आपको मालूम है कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो मिरर से हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए u की वैल्यू हमेशा कैसी लेनी है हम लोगों को, नेगेटिव वैल्यू लेनी है, ठीक है। u हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक, v चेंज हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव वो क्या होगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन u हमेशा आप नेगेटिव ही रखेंगे, ठीक। तो u की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, हाइट भी हम लोगों ने लिख लिया। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ध्यान करिए कॉन्वेक्स मिरर किधर की तरफ है, ये है कॉन्वेक्स मिरर आपका, समझ रहे हैं आपको, ये है आपका कॉन्वेक्स, कॉनकेव किधर होता है, बाहर की तरफ पॉलिश होती है, ये होता है, ठीक है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर, और ये हो गया आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आ रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं आप बात, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर है, और यहाँ से एक 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ये डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसकी हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये देख लीजिए, अब यही इतना बात हम लोगों ने वहां पे लिख लिया है, ठीक। कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। इस कॉन्वेक्स मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। आर की वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स के लिए जो आर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो अगर आर पॉजिटिव है तो इसका फोकल लेंथ ये भी पॉजिटिव ही होगा। तो एफ क्या होता है, आर का आधा, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, कैसा, प्लस का। बात समझ में आ रही है। तो 3 चीजें हमको पता चल गई कि एफ की जो वैल्यू है वो प्लस का 15 सेंटीमीटर है। ये 3 चीजें हमको पता चल चुकी हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नेचर, नेचर बताना है। अब नेचर बताना है पोजीशन, पोजीशन का मतलब आपको v की वैल्यू पता करनी है। जब भी पोजीशन की बात करेगा ना तो पोजीशन का मतलब यही होता है कि जो इमेज बन रहा है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, वो मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो दोनों के लिए, तो जो मिरर से जो इमेज बन रहा है वो कितनी डिस्टेंस पे बन रहा है ना, यही तो v बताता है। तो v की वैल्यू क्या है, पता करनी है। साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज पता करनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज पता करना है, ठीक है। और नेचर पता करना है। नेचर का मतलब क्या हुआ, अब नेचर में क्या क्या आएगा कि जो इमेज बन रहा है वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा कि रियल होगा, ठीक है, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, मतलब लार्ज होगा कि डिमिनिश्ड होगा, ये सब चीजें हमको क्या करनी होती है, नेचर में आ जाती हैं, ठीक है। तो चलिए नेचर भी बता लेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि पोजीशन और साइज पहले पता करते हैं। तो एक बार बताइए कि पोजीशन पता करने के लिए आपको v पता करना पड़ेगा, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ठीक है।
आपको मिरर का फार्मूला लगाना है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, आसान है। तो फार्मूला क्या होगा मिरर का, तो देखिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये फार्मूला होता है मिरर का, ठीक है, ये मिरर का फार्मूला है। अब वैल्यू रख दीजिए, f की वैल्यू कितनी है 1/, साइन के साथ वैल्यू रखिएगा, ध्यान रखेंगे कभी हम लोग साइन को नहीं छोड़ना है, साइन के साथ ही वैल्यू रखेंगे। तो कैसा है 1/f, f पॉजिटिव हमने रख लिया। 1/v की वैल्यू कितनी है भाई, तो v की वैल्यू है -10 प्लस u की वैल्यू -10 है और v की वैल्यू हमको क्या करनी है, पता करनी है। अब v निकालने के लिए इसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15 पहले से, इसको ट्रांसफर करके लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, कैसे करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है, 30 आ गया 2 + 3, ठीक है, 15 2 आ जाएगा 13 और 13 3 जा तो 3 आ गया, ठीक, कितना आ जाएगा ये 5/30, ये किसकी वैल्यू आई है 1/v की वैल्यू आई है, हमको v चाहिए। अब ये कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है, तो v कितना हो जाएगा, तो इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो v की वैल्यू 1/v की वैल्यू 1/6 है, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 क्या सेंटीमीटर। इसका मतलब कि देखिए v कैसा आ रहा है, v आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, v की वैल्यू पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर आ रही है। अब पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर का मतलब यही हो गया कि जो इमेज बनेगा, जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो मिरर से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगी, लेकिन किधर, राइट साइड में, मतलब मिरर के इधर ही, मतलब बिहाइंड द मिरर। बात समझ पा रहे हैं आप, तो ये 30 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब देखिए इमेज की जो डिस्टेंस है वो 6 ही सेंटीमीटर है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 15, ये 30 है, इसी के बीच में कहीं यहीं पे इमेज बन रहा होगा। बात समझ में आ रही है, इमेज ये बनेगा, अच्छा 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बन गया, तो ये नेचर में आ जाएगा आपका कि जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है, मिरर के पीछे बन रहा है, ठीक, v आपको निकल गया। अभी क्या पता करना है आपको, इमेज जो पोजीशन है वो मिल गया, अब हमको साइज ऑफ इमेज पता करना है। अब साइज ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, तो देखिए, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, तो आपको मालूम है कि m का जो फार्मूला होता है मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन, ठीक है, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है माइनस का v बाई में u, ठीक है, माइनस का v बाई में u। और इसका एक और फार्मूला होता है m का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, m का एक फार्मूला ये भी होता है कि हाइट ऑफ जो है इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, I/O, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज को ऊपर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को नीचे रखेंगे, ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट को नीचे रखेंगे क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं ना कि इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी कि छोटी होगी, तो ऑब्जेक्ट को नीचे रखेंगे, ठीक है, तो I/O हो गया, ठीक। अब दोनों m के फार्मूले हैं, किसके लिए, मिरर के लिए, तो आप लिख सकते हो कि जो -v/u की वैल्यू होगी, -v/u की वैल्यू होगी वो I/O के क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों फार्मूला सेम है, -v/u इक्वल टू I/O। तो एक बात आपको पता चल गई कि हम लोग ना यहाँ से एक फार्मूला ये भी लिख सकते हैं कि माइनस का v अपॉन में u इक्वल टू I अपॉन में o, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए, आपको मिल जाएगा जो है कि इमेज की हाइट कितनी है, ठीक, तो -v की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है, u की वैल्यू कितनी थी भाई, तो -10 थी, ठीक है, u की वैल्यू कितनी है -10 है। अब यहाँ पे आपको हाइट ऑफ इमेज पता करना है, तो I को I रहने दीजिए, I फॉर इमेज। ऑब्जेक्ट की हाइट दिया हुआ है, कितना सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो नीचे हम लोगों ने लिख लिया क्या 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि भाई ये कैंसिल हो गया, ठीक, और कैंसिल होने के बाद आप इस जो है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10I इक्वल टू 30, देन I इक्वल टू 30/10 दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना आएगा 3 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा 3 सेंटीमीटर का मतलब देख लीजिए क्या हुआ, देखिए 3 सेंटीमीटर का मतलब है ऑब्जेक्ट जो था वो 5 सेंटीमीटर का था और जो इमेज मिल रहा है वो सिर्फ 3 सेंटीमीटर का मिल रहा है, सिर्फ 3 सेंटीमीटर का मिल रहा है। इसका मतलब कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है और आपको मालूम है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो ना, जो इमेज बनता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, हमेशा किससे छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, इरेक्ट बनता है, हमेशा सीधा बनता है और ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, ठीक है। और चूंकि रियल जो है ये जो इमेज बनेगा ना वो रियल में जो है ऐसा है कि रियल इमेज में जो रियल में नहीं बनेगा, कहने का मतलब ये है हमारे कि रियल में तब बनता है जब ये रेज रियल में कट करती हैं, लेकिन रियल इमेज बनने के लिए हमको ये रेज रियल में कट करनी चाहिए। लेकिन एक बात बताइए कि ये रेज जो है ना वो रियल में थोड़ी कट कर पाएगी, क्यों, क्योंकि आगे जो है ना वो मिरर जो है वो पॉलिश्ड है, तो रेज तो अंदर इंटर करेगी नहीं, तो ये हमेशा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल,
कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है। बात समझ में आ रही है? सीधा बनता है हमेशा इमेज और छोटा बनेगा। ठीक, तो ये नेचर में आ गया। इसके नेचर में अभी क्या लिखेंगे कि आई, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आई की वैल्यू कितनी है, +3 सेंटीमीटर है। +3 सेंटीमीटर का मतलब ऊपर, अगर यही माइनस में वैल्यू आती तो नीचे रखता। मतलब ये अगर आई की वैल्यू माइनस में आ जाती तो जो इमेज बनता वो नीचे की तरफ बनता। क्यों? क्योंकि नीचे की साइड में अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऊपर जब हम लोग चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव। तो अगर इमेज की हाइट जो है वो +3 आ रही है, +3 का मतलब ऊपर की तरफ बन रहा है, तो इमेज सीधा बन रहा है। ठीक है, सीधा बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा और कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्योंकि रियल, ये कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता है। ठीक है, क्योंकि रेज रियल में कट ही नहीं करती हैं। तो नेचर भी हम लोगों ने देख लिया। नेचर में क्या लिखेंगे आप, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इरेक्ट लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आपको पोजीशन पता चल गया, साइज ऑफ इमेज पता चल गई और नेचर भी पता चल गया। तो ये तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि क्या क्या, पहले आप क्वेश्चन ना करते समय ये लिख लिया करिए कि क्या क्या चीज़ गिवन है, ताकि आपको फार्मूले में जब आपको समझ में आ जाए कि फार्मूला लगाना कौन सा है। ठीक है, और क्या क्या हमको चीज़ें गिवन है। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन और भी लगाएंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।